Hello, my dear student of Standard 6th. Welcome back once again. And today, in this session, we are going to finish chapter number 8, that is the glory of the Bharatvarsh. And this is part 3 of 3. We already covered part 3, and in the last session, we are getting lots of tongue twisters. मीन्स ऐसे ऐसे नाम थे जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करने भी हमको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहे थे. एनी हाउ, but this is the last session and today we will finish this chapter somehow. So without any delay, let's get started. Okay, so let me raise my brightness of the phone. So straight away on your screen you will see sculpture and architecture of ancient India. So right now we are going to discuss the sculpture. So let us start. Town planning seen in the Harappan civilization is the world renowned model of Indian architecture. So if we see हरप्पन सिविलाइजेशन, तो हरप्पन सिविलाइजेशन की सबसे अच्छी बात की थी कि उन लोगों ने टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से किया हुआ था. मीन्स देर इज़ ए प्रॉपर मैनेजमेंट कि पानी कहाँ से आएगा, आप कहाँ पे जाएगा, कभी भी गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कितनी बरसात आए, चाहे कितना ही फ्लड क्यों ना आए. ओके. यूनिफॉर्मिटी इन द टाउन, बाथ, ग्रीनरी, इंडस्ट्रियल यूनिट, हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर are the structure associated with the Harappan civilization, which are the best example of engineering of ancient India. So basically वो लोग क्या दिखा रहे हैं कि उनके टाइम पे इंजीनियरिंग के क्या लेवल था. पूरे टाउन में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, आपको पब्लिक बाथ देखने को मिलेगा. पब्लिक बाथ मीन्स साफ पानी अंदर आ रहा है और गंदा पानी बाहर भी जा रहा है. ओके, सो इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द engineering. This architecture include the cave architecture, temple architecture, architecture of places. Cow architecture include the hills of the Barabar, Nasik hills, Ajanta, Ellora and Amravati. So friends, basically यहाँ पर क्या बात हो रही है. आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे दिखता है. इवन उन लोगों ने गुफाओं में आर्किटेक्ट दिखाया हुआ है, टेम्पल्स, इवन प्लेसेस एंड इवन केव गुफाओं में भी उन लोगों ने आर्किटेक्चर वर्क किया हुआ है. नाउ स्कल्पचर, आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल वॉज फुल्ली डेवलप इन इंडिया. स्कल्पचर मतलब क्या होता है? स्कल्पचर यानी जहाँ पर आप एक तरह से मूर्ति बनाते हो. ठीक है. टू स्टाइल्स ऑफ आइडल आर्ट वेयर प्रिवेलेंट इन एंशंट इंडिया. तो कौन सी दो है? एक तो गंधार आर्ट, ठीक है, विच वॉज द कन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल. तो ये ग्रीस और एक इंडियन स्टाइल का एक कॉम्बिनेशन है. अ नंबर ऑफ द आर्टिफैक्ट हैव बीन फाउंड इन द तक्षशिला एंड गंधार इन द अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. बुद्धा स्टेचू वेयर मेड इन अ लार्ज नंबर. सो गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है. लार्ज स्टेचू ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन द बमियान एंड चरसोदा इन दिस स्टाइल. Okay. Other style is completely Indian, which are known as the Mathura art. So one is Gandhar art, जो ग्रीक और इंडियन का कॉम्बिनेशन है, और जो दूसरा है जो मथुरा, जो कम्प्लीटली इंडिया की है. In it the first Buddha statue were made. After that idol of Hindu deities were also made in this style. फिर तो गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ बनाई गई और बाद में अलग अलग देवी देवताओं के भी फोटो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं. सो स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचर हैव बीन फाउंड इन द अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ. सो दिस आर सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे एक तरह के स्पेसिमेंस पाए गए हैं. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्तूपास एंड विहारास. ओके. So, architecture of the Buddhists include the stupas, chaityas and viharas. After the nirvana of Gautam Buddha, the monumental construction of his life began in the form of the stupas. These stupas were made up of the first time during the Vajji Union. A stupa is a small dome shaped, जिसको ओवल कहेंगे, architecture in the middle of the relics of the Buddhas were buried and Buddhism practiced meditation there. So अगर हम लोग बात करें स्तूपास एंड विहारास की, तो ये बुद्ध रिलीजन से बिलोंग करता है, जहाँ पे हम लोग को स्तूपास और चैत्यास और विहारास देखने को मिलेगा. अब
ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के निर्वाहन के बाद उनकी वज्जी संघ के अंदर फर्स्ट टाइम इस टाइप के जो स्तूपास है वो बनने शुरू हुए। ये एक टाइप का डोम डोम शेप का है, इसका शेप होता है। एंड इसमें कुछ जो भगवान बुद्ध को जब जलाया गया था तो उनकी कुछ अस्थियाँ भी यहाँ पे रखी हुई है। So, later on the stupas were constructed in India in a large number, among which Ashoka Sanchi stupa and stupa of Lumbini and the stupa of Sarnath are very important. So these are some of the stupas जिसमें जो बहुत ही important माने जाते हैं। So सांची, लुम्बिनी एंड सारनाथ के स्तूपास, एंड ये भी अशोक ने बनवाए थे। द एम्परर आफ्टर अशोक ऑल्सो मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ द स्तूपा कंस्ट्रक्शन। तो अशोक के बाद भी जो उनके नेक्स्ट राजा आए थे उन्होंने भी ये कंटिन्यू किया। द किंग ऑफ द सुंग डायनेस्टी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड अ वुडन वर्क अराउंड द स्तूपास। फिर सुंग डायनेस्टी आई तो उन्होंने इसके आसपास में एक तरह से एक नया पैटर्न शुरू किया, लकड़ी का कंस्ट्रक्शन करना। कनिष्का गॉट अ ह्यूज स्तूपा कंस्ट्रक्टेड इन द पुरुषपुर, ओके, पुरुषपुर या फिर पेशापुर, विच इज़ कॉल्ड द शाहजी की देरी। ओके, सो ये एक जगह का नाम है। देर द प्रदक्षिणा पाथ अराउंड द स्तूपा। अगर हम लोग देखें ना तो मंदिर के चारों तरफ एक घूमने का एक रास्ता होता है, उसको हम लोग कहेंगे प्रदक्षिणा पाथ। एंड लाइक केव्स, चेतियास are carved in mountains, and in carve of the Chaitya's column, door, huge prayer halls, etc. were carved and were given the shape of the temple. Okay, they were used place of prayer. तो यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पर यूजुअली ये लोग प्रेयर किया करते हैं। द कॉलम वेयर फाइन कार्व्ड। इवन इनकी जो मंदिरों में जो पिलर होते थे वो भी सिंपल पिलर नहीं होते, उसको भी वो लोग बहुत अच्छे से कार्विंग एक्टिविटी किया जाता था। Chaityas of Amravati, Bhaj, Karla have become the world famous. So these are the some of the world famous Chaityas. The cave where, I'm sorry for that. The caves were made by the carving mountain of Buddhist and Jain monks, which are called the viharas. देखो, जैन धर्म में और बुद्ध रिलीजन में कुछ मॉन्क्स होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनके रहने के लिए विहारास का कंस्ट्रक्शन किया गया। जस्ट अ मिनट। सो जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टडीड इन दिस विहारास। इधर वो पढ़ने का काम करते थे। ह्यून सेंग नोटेड दैट देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ विहारास इन द नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात। स्टैचू एंड मोन्यूमेंट वेर एसोसिएटेड विद द जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो। नाउ कल हमने ट्रैवलिंग सेक्शन भी देखा था जहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे, जिसमें से एक ह्यून सांग थे, और अकॉर्डिंग टू देम इंडिया में कुछ 100 से भी ज़्यादा विहारास थे, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात में। डेट वी ऑलरेडी स्टडीड येस्टरडे। स्टैचू ऑफ मॉन्यूमेंट्स वेयर एसोसिएटेड विद द जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो। जैन स्टैचू ऑफ द गोमतेश्वर एंड द श्रवण बेलगोड़ा is world famous. A number of caves have been made in for living of Jain monks and Buddhist bhikshus. Many such types of caves were located in Gujarat, and get information about them from your teacher. So friends, ये जितनी भी ये caves हैं और बहुत सारे जो caves हैं, that all caves we are going to explore in standard 10th. अगर syllabus change नहीं होता है और अगर बीच में कोई दूसरी क्लासों का syllabus हो गया और उसमें वो आ जाता है, then we will study. Right now it is not important, no, it is already many difficult spelling are there in this chapter. So now we are going to see about the heritage of education. ठीक है, देखो इंडिया एक कंट्री ऐसा है यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गरीब घर में ही पैदा हुए हो ना तो भी आप पैसे वाले बन सकते हो। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, एंड नॉलेज कहाँ से मिलेगा? थ्रू एजुकेशन ओनली। हम लोग अगर पढ़ते लिखते हैं तो ही हमको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। एंड एक तरह से हमारे यहाँ पे अच्छी एजुकेशन का भी एक चलन रहा है। लुकिंग एट द एक्सटेंशन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द डेवलप्ड टाउन प्लानिंग, इट कैन बी सेड दैट हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन हैव बीन इम्पार्टेड in India since 4000 years.
ओके, जिस तरह की उनकी इंजीनियरिंग थी, जिन टाइप से वो लोग अपना टाउन प्लानिंग करते थे, सो ये देख के ऐसा लगता है कि यूजुअली ये लोगों के पास बहुत ही अच्छी एजुकेशन रही होगी, इनका कैलकुलेशन पार्ट बहुत परफेक्ट होगा, क्योंकि किसी चीज़ें आराम से नहीं बनती है, और ये कुछ 4000 साल पहले की बात है। आई थिंक तब से ही हम लोग बहुत ही अच्छे रहे हैं इन द एजुकेशन। Remains of the education institution have been found from Mohenjo-daro. This civilization is also called the Bronze Civilization because they had knowledge about the bronze technology. इसके अलावा मोहनजोदारो भी एक है जहाँ से हम लोग को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसको हम लोग ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहेंगे क्योंकि ये लोग ब्रॉन्ज का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ओके, इट कैन बी सेड दैट द केमिस्ट्री माइट हैव बीन डेवलप्ड एट दिस टाइम. Fort, houses, bath, roads shows development in the civil engineering. The development of the futile and the ship shows that the mechanical engineering had been hauling in India since the time of Harappan. अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पे आपको बहुत सारे किले देखने को मिलेंगे, बहुत सारे घर, बहुत सारी बाथरूम्स, रोड्स। ये इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है? ऑल बिकॉज ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, लेट मी टेल यू, आप जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, उसको सिविल इंजीनियरिंग में कैलकुलेट किया जाता है। इवन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड एक तरह से हम लोग देखने जाएँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट engineering system, तो हड़प्पन and मोहनजोदारो is the best one. Now, remains of 5 Vidyapeeth imparting education which can be called the university presently have been found. ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो आज भी एग्जिस्ट की गई, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। तक्षशिला नियर द गंधार रीजन इन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया हैज़ a great education pilgrim. It taught here ethics, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंडिया में 5 हमको यूनिवर्सिटीज़, विद्यापीठ के या यूनिवर्सिटीज़ के हमको कुछ रिमेन्स मिले हुए हैं तक्षशिला गंधार के पास में, और नॉर्थ वेस्ट के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे कि एथिक्स हो गया, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। Hinduism and philosophy, great philosopher and the rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jivak had become the renowned for this education institution. So ये कुछ ऐसे मतलब ग्रेट फिलोसोफर्स थे जिसको हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। One such education institute in Bihar is known as the Nalanda University, yeah, we can say Nalanda Vidyapeeth. Hyun Sang has also visited it. Here also Hindu and Buddhist philosophy were taught. Nagarjuna and Nalanda Vidyapeeth was good at great chemist. He started using the ash of mercury and medicines from first time. अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ऐसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिहार में भी है जिसको हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर जो ह्यून सेंग आए थे ना, वो भी यहाँ पर कुछ साल रुक के गए थे एंड उन्होंने भी इधर स्टडी की थी। इसके अलावा यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू फिलोसॉफी के बारे में, एंड इवन बुद्धिस्ट धर्म एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, एंड इवन इन लोगों ने बताया कि नागार्जुन जो नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़े केमिस्ट थे, उन्होंने मरकुरी की राख में से भी मेडिसिन बनाने का एक हुनर डेवलप कर लिया था। ना देयर आर एविडेंसेस दैट देयर वाज अ ग्रेट विद्यापीठ इन वल्लभी ऑफ गुजरात। ओके, तो ये आपको स्टैंडर्ड 10th में आएगा, ये वल्लभी और ये जितने भी गंधार, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़, इसके बारे में डिटेल शॉर्ट नोट आपको वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वल्लभी जो है वो गुजरात से थे। इज द 6th-7th century. ह्यून सेंग हैज अ ग्रेट राइटर एंड लॉट ऑफ रिगार्ड दिस यूनिवर्सिटी। सो वल्लभी डायनेस्टी के प्रति ह्यून सेंग को भी एक लगाव था। और इवन अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी।
Many students used to come here to study. Student had to give entrance exam for admission. The principal would then make a woman examination, and later they used to send student for interview. अगर मैं बात करूँ तो इधर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे. इवन यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है. अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो ही आपको वहाँ पर एक तरह से एडमिशन मिलेगा. प्रिंसिपल वुड देन टेक द रिटन एग्जामिनेशन एंड लेटर दे यूज टू सेंड स्टूडेंट फॉर इंटरव्यू. इससे पहले स्टूडेंट का माइंड टेस्ट किया जाता था, उनका इंटरव्यू लिया जाता था. ओके. कभी कभी तो प्रिंसिपल्स भी उसके में उस चीज़ों में एक्टिव हुआ करती थी. सच ए प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन द प्रिवेलेंट इन इंडिया फॉर दैट टाइम. तो एजुकेशन को लेके हम लोग बहुत फोकस थे. हमारा जो विजन था वो एकदम क्लियर था. द नॉलेज ऑफ दिस थ्री रिलीजन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज इम्पार्टेड अलॉन्ग विद द मेडिटेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. So let us move ahead. And in Bengal, two Vidyapeeth University existed, namely Vikramshila and Anantapuri, whereas the large three-storied library of Buddhism was made. Okay, so students, now we are going to see about the coins. Coins are the important sources to know the history about the prosperity of Indian in the past. तो जो सिक्के होते हैं, चाहे वो आयरन के हो, ब्रॉन्ज के हो, सिल्वर के हो या गोल्ड के हो, गोल्ड के तो फिर कोई बताएगा भी नहीं. एनी हाउ, ये सब चीज़ें बताती है कि हमारा हिस्ट्री कितना रिच रहा है. ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द पंचमार्क कॉइन. तो सबसे इंडिया का सबसे पुराना कॉइन जो है उसे वो कौन सा कॉइन है? वेल वो है पंचमार्क कॉइन ऑफ द 5th century BC. आफ्टर द 500 BC यानी मीन्स यू कैन से around 2500 years ago. Okay. Now, after the Indo-Greek ruler introduced a special kind of gold coin on which the king's mark. So, if I talk about the punch mark coin, तो ये एक तरह से इंडियन ग्रीक रूलर्स ने साथ में ये लोग लेके आए थे. एंड इसमें गोल्ड कॉइन होते थे जो सबके नॉर्मल लोगों के लिए तो ये कॉइन होते ही नहीं होंगे. हिज फोटो एंड टाइम वॉज मेंशन. ठीक है, तो वो कॉइन कब दिया गया, कब उसका लेन देन हुआ, वो कौन सी डेट को जब सब हुआ, तो डिटेल कहीं ना कहीं लिखी हुई थी जिससे हमको आज हिस्ट्री में पढ़ने के लिए नौबत आ रही है. फ्रॉम दिस वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री डेट टाइम. हमने उस टाइम की हिस्ट्री का पता लगा लिया. ओके. नाउ द कॉइन ऑफ द गुप्ता एज आर द बेस्ट. तो सबसे बेस्ट कॉइन कौन सी एज के माने जाएंगे? वेल वो थे गुप्ता एज के. समुद्र गुप्ता कॉइन विद हिज पिक्चर प्लेइंग विद वीना एंड किलिंग एनिमल. किंग ऑफ चंद्रगुप्ता विद द पिक्चर ऑफ किंग एंड क्वीन of Garud. Okay. So, Chandragupta to Vikramaditya coins and Saint Vikram and God flag have been found in a large number. So, ये कुछ ये थी कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे, इवन अशोक के टाइम पे, चंद्रगुप्ता 1 के टाइम पे, इवन चंद्रगुप्ता 2 जो विक्रमादित्य हम लोग कहते हैं, इनको भी मतलब एक तरह से जो भी है ये कॉइन सब ढूंढने. दिस कॉइन्स आर मोस्टली ऑफ गोल्ड. ज़्यादातर ये गोल्ड के होते हैं. विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन इमेंस प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट टाइम. इंडिया के उस टाइम पे क्या शान और शौकत थी, इंडिया कितना ग्रो कर रहा था, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया. द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर सेंचुरीज. ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज हैज फ्लरिश्ड डेवलपिंग in our country. India is a great culture, heritage and unique throughout the world. अगर हम बात करें तो इंडिया का कल्चर हमेशा कंसिस्टेंट रहा है, बहुत पावरफुल भी रहा है, एंड इसने बहुत सारे डेवलपमेंट भी किए हैं. एंड एक तरह से हमारा जो कल्चर है वो पूरी दुनिया के लिए आइडल है. ओके.
So students, with this note, our chapter number 8 is finished and only chapter number 17 is pending. That is the last chapter of your syllabus. So in my next session I will bring out question answer of this chapter, and then later on we are going to see the question answer of this chapter also. So I hope students आपको ये lecture समझ में आया होगा. You guys are enjoying. So keep learning, keep watching. Bye everyone.